देखिए बच्चों, अपन अल्फा एमिनो अम्ल के बारे में पढ़ा था। अल्फा एमिनो अम्ल प्रोटीन का संश्लेषण करता है। अल्फा एमिनो अम्ल प्रोटीन का संश्लेषण करता है। अल्फा एमिनो अम्लों के गुणों के बारे में पढ़ते हैं। पहला, ये क्रिस्टलीय ठोस होता है, ये क्रिस्टलीय प्रकृति का है और ठोस है। दूसरा, यह जल, अल्कोहल आदि में विलय होते हैं। सभी अल्फा एमिनो अम्ल, 20 प्रकार के अल्फा एमिनो अम्ल होते हैं। 20 टाइप ऑफ अल्फा एमिनो एसिड, 20 प्रकार के अल्फा एमिनो अम्ल होते हैं और ये सभी अल्फा एमिनो अम्ल जल और अल्कोहल में विलय होते हैं। अब तीसरा और चौथा, ये 4 बिंदु, तीसरा और चौथा ये 2 बिंदु इंपॉर्टेंट है। तीसरा, इनमें 2 समूह पाए जाते हैं। एक क्षारीय समूह NH2 होता है जो प्रोटॉन ग्राही समूह है। प्रोटॉन किसको बोलते हैं? H+ को प्रोटॉन कहते हैं। H+ देने वाला प्रोटॉन ग्राही और H+ देने वाला प्रोटॉन दाता। प्रोटॉन ग्राही और प्रोटॉन दाता 2 समूह होते हैं। एक क्षारीय समूह NH2 होता है जो प्रोटॉन ग्राही है। दूसरा समूह COH समूह अम्लीय होता है जो प्रोटॉन दाता है। अगर दोनों समूह किसी भी यौगिक में उपस्थित होते हैं तो एक समूह प्रोटॉन दे देता है। जैसे COH समूह ने क्या किया, ये प्रोटॉन यानी H+ इसको दे दिया, तो इस पे आ गया प्लस। जहां प्रोटॉन जाएगा वो प्लस आएगा, जहां से जाएगा वो माइनस आएगा। यहां से देखो, यहां से प्रोटॉन गया तो यहां माइनस आया और यहां प्रोटॉन गया, यहां प्लस आया। ऐसा यौगिक जिसमें दोनों समूह पाए जाते हैं उसे द्विध्रुव आयन, एम्फोलाइट आयन या ज्विटर आयन कहते हैं। ज्विटर आयन या एम्फोलाइट आयन या क्या कहेंगे, द्विध्रुव लवण कहेंगे। द्विध्रुव लवण कहते हैं। इसको द्विध्रुव लवण भी कहते हैं, इसको एम्फोलाइट आयन भी कहते हैं, इसको ज्विटर आयन भी कहते हैं। ज्विटर आयन, ये तो बात कर रहा हूं मैं अल्फा एमिनो अम्ल के तीसरे गुण की। यहां एक छोटा सा क्वेश्चन, केमिस्ट्री में क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे आते हैं, 1 और आधे नंबर के, और कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। तो इसमें क्वेश्चन आता है एम्फोलाइट आयन या ज्विटर आयन किसे कहते हैं। कुछ कार्बनिक यौगिकों में 2 प्रकार के समूह यानी प्रोटॉन दाता समूह और प्रोटॉन ग्राही समूह दोनों पाए जाते हैं। प्रोटॉन दाता समूह और ग्राही समूह होने के कारण इन यौगिकों में प्लस और माइनस दोनों आवेश उपस्थित हो जाते हैं, दोनों आवेश आ जाते हैं। ऐसे लवण द्विध्रुव लवण या एम्फोलाइट आयन या ज्विटर आयन कहलाते हैं। उसके बाद में एक शब्द आता है समविभव बिंदु। समविभव बिंदु, समविभव बिंदु। अल्फा एमिनो अम्ल का एक निश्चित पीएच होता है। प्रत्येक का अलग अलग पीएच होता निश्चित है, जिस पर वह किसी भी इलेक्ट्रॉन की ओर गमन नहीं करता। ऐसा पीएच मान किसी अल्फा एमिनो एसिड का जिस पर वह किसी भी इलेक्ट्रॉन की ओर गमन ना करे तो उसे क्या कहते हैं, उसे समविभव बिंदु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, समविभव बिंदु कहते हैं। रिपीट कर रहा हूं, प्रत्येक अल्फा एमिनो अम्ल के लिए वह पीएच मान जिस पर अल्फा एमिनो अम्ल न तो एनोड की तरफ गमन करता है न कैथोड की तरफ गमन करता है, अर्थात एनोड अथवा कैथोड में से किसी दिशा में गमन ना करे तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं समविभव बिंदु। क्या कहते हैं उसे कहते हैं समविभव बिंदु। उसे क्या कहते हैं, समविभव बिंदु। समविभव बिंदु कहते हैं। ये मैंने अल्फा एमिनो अम्लों के सामान्य गुण बताए हैं। क्रिस्टलीय ठोस है, जल व अल्कोहल में विलय है, इसमें 2 समूह होते हैं, एक क्षारीय समूह NH2, दूसरा अम्लीय समूह COH, इसलिए इसे ज्विटर आयन कहते हैं। एक प्रोटॉन दाता समूह, प्रोटॉन ग्राही होता है। इसमें प्रत्येक अल्फा एमिनो एसिड में है वो एक निश्चित पीएच मान होता है जिस पर
ये अल्फा एमिनो अम्ल विलयन में किसी भी दिशा में गमन नहीं करता है, न एनोड की ओर और न कैथोड की ओर, उससे समविभव बिंदु कहते हैं। उसे समविभव बिंदु कहते हैं। उसे समविभव बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? समविभव बिंदु कहते हैं। उसे समविभव बिंदु कहते हैं। अब देखिएगा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपन और लेते हैं पेप्टाइड बंध। एक पेप्टाइड बंध प्रोटीन के संश्लेषण में, प्रोटीन के संश्लेषण में, प्रोटीन के संश्लेषण में अल्फा एमिनो अम्लों के NH2 समूह से H व COH समूह से OH के निष्कासन पर बनने वाला एमाइड बंध पेप्टाइड बंध कहलाता है। पेप्टाइड बंध कहलाता है। क्या कहलाता है? पेप्टाइड बंध कहलाता है। प्रोटीन के संश्लेषण में अल्फा एमिनो अम्लों के NH2 समूह से H व COH समूह से OH के निष्कासन पर बनने वाला एमाइड बंध पेप्टाइड बंध कहलाता है। क्या कहलाता है? पेप्टाइड बंध कहलाता है। इस बंध से बनने वाली संरचना पेप्टाइड संरचना कहलाती है। पेप्टाइड संरचना कहलाती है। अब देखना, मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल बता देता हूं। ये NH2 CH R C डबल बॉन्ड OH, ये एक अल्फा एमिनो अम्ल का सामान्य फॉर्मूला लिखा मैंने, प्लस यहां ऐसा का ऐसा फॉर्मूला मैंने और लिख दिया। R का मान आप बदलोगे तो अलग अलग अल्फा एमिनो अम्ल बन जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ R का मान H रख दिया और यहाँ R का मान CH3 लिख दिया, तो ये हो गया आपका ग्लाइसिन और ये हो गया एलेनिन। ये दो मैंने अल्फा एमिनो एसिड लिए हैं। ये अलग है, ये दोनों आपस में संयोजित होंगे और जल अपघटन होगा। तो यहां से मैंने देखो, ध्यान से देखना, ये C डबल बॉन्ड OH, ये NH2 दोनों में सेम है, ये CH दोनों में सेम है। R का मान इस बदलता है, R का मान H रखा है, यहाँ CH3 रखा है। कहीं CH3 CH2 होता है, कहीं CH3 CH2 CH2 होता है, कहीं बेंजीन की वलय होती है, कहीं साइक्लोप्रोपेन होता है। 20 प्रकार के अल्फा एमिनो एसिड होते हैं। तो यहां से मैंने जल निकाल दिया। जल निकाल दिया तो C डबल बॉन्ड और NH समूह पास में आकर जुड़ गए और क्या बना देखिए, NH, ये H, CH, H, C डबल बॉन्ड O, NH, CH, CH3, C डबल बॉन्ड OH। ये बॉन्ड जो है, ये वाला, ये बॉन्ड जो, ये देखो मैं गहरा कर रहा हूं, ये बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड एमाइड बॉन्ड कहलाता है। कहीं किसी भी संरचना में आगे आएगा, C डबल बॉन्ड और NH बॉन्ड को एमाइड बॉन्ड कहते हैं, वैसे ही एमाइड बॉन्ड है। किंतु प्रोटीन की संरचना में जब ये आता है, प्रोटीन बनाने में जब ये बॉन्ड प्रयुक्त होता है, तो इसे एमाइड नहीं कहते,
इसे क्या कहते हैं? पेप्टाइड कहते हैं। स्पष्ट लिखा मैंने, प्रोटीन के संश्लेषण में अल्फा एमिनो अम्लों के NH2 समूह से हाइड्रोजन, ये देखो NH2 समूह से हाइड्रोजन और COH समूह से OH, COH समूह से OH के निष्कासन पर बनने वाला एमाइड बंध, ये निकला तभी एमाइड बॉन्ड बनाया। ये बॉन्ड क्या कहलाता है? पेप्टाइड बंध कहलाता है। ये पेप्टाइड बंध है। केवल ये वाला, ये बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है? पेप्टाइड बंध है। ये बंध कौन सा है? पेप्टाइड बंध कहलाता है। पेप्टाइड बंध कहलाता है। और पेप्टाइड बंध से बनने वाली संरचना पेप्टाइड संरचना है। अब सुनना, अगर पेप्टाइड संरचना में 2 से लेकर 10 तक अल्फा एमिनो अम्ल जुड़े होते हैं, उसको कहते हैं ओलिगोपेप्टाइड। 2 से लेकर के 10 तक के अल्फा एमिनो एसिड पेप्टाइड बंध से जुड़ते हैं तो उसको कहते हैं ओलिगोपेप्टाइड। 10 से लेकर 100 तक अल्फा एमिनो अम्ल जुड़ते हैं, उसको कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। और 100 से लेकर 1000 तक के अल्फा एमिनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं तो वो कहलाता है प्रोटीन का अणु। क्या कहलाता है? प्रोटीन का अणु। देखिएगा, ये मैंने पेप्टाइड बंध लिखा। पेप्टाइड संरचना कौन सी है? ये पूरी संरचना जो है यहां से लेकर यहां तक की संरचना है, ये पेप्टाइड संरचना। इसको मैं कहूंगा डाइपेप्टाइड। क्यों डाइपेप्टाइड कहा? क्योंकि 2 एमिनो एसिड आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए डाइपेप्टाइड। अब यहां लिखता हूं मैं, पेप्टाइड 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं पेप्टाइड, 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा? ओलिगो पेप्टाइड। दूसरा कौन सा? पॉलीपेप्टाइड। थोड़ा नीचे लिखता हूं, ऊपर इसका थोड़ा उल्लेख कर दूंगा। दूसरा और पॉलीपेप्टाइड, पहला ओलिगो, दूसरा पॉलीपेप्टाइड और तीसरा प्रोटीन। ओलिगोपेप्टाइड में क्या होता है? 2 से 10 अल्फा एमिनो अम्ल पेप्टाइड बंध से जुड़ते हैं। पेप्टाइड बंध से जुड़ते हैं। 2 जुड़े तो डाइपेप्टाइड, 3 जुड़े तो ट्राइपेप्टाइड, 4 जुड़े तो टेट्रापेप्टाइड, 5 जुड़े तो पेंटापेप्टाइड, 6 जुड़े तो हेक्सापेप्टाइड, 7 जुड़े तो हेप्टापेप्टाइड, 8 जुड़े तो ऑक्टापेप्टाइड, 9 जुड़े तो नोनापेप्टाइड, 10 जुड़े तो डेकापेप्टाइड। 10 तक ही ओलिगोपेप्टाइड्स होते हैं। अब है पॉलीपेप्टाइड। 10 से 100 तक अल्फा एमिनो अम्लों के जुड़ने से बनने वाले पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड कहलाते हैं। और 100 से 1000 तक अल्फा एमिनो अम्ल परस्पर जुड़ते हैं तो जटिल अणु प्रोटीन बनता है। जटिल अणु क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। तो पहले तो पेप्टाइड बंध, फिर पेप्टाइड संरचना। पेप्टाइड संरचनाएं 3 प्रकार की, ओलिगोपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन का। ओलिगोपेप्टाइड में जैसे मैंने यहां 2 अल्फा एमिनो आपस में जोड़ा, एक तो ग्लाइसिन और एक एलेनिन, इसको कहूंगा मैं डाइपेप्टाइड। एक और तीसरा जोड़ दूं आगे, इसके आगे कंटिन्यू जुड़ेगा, यूं यहां जोड़ो, यहां जोड़ो। ये ध्यान रखना है, NH2 समूह बाईं ओर रहेगा, COH समूह दाईं ओर रहेगा, सभी में
उल्टा सीधा कर लिया तो फिर जल का निष्कासन प्रॉब्लम हो जाएगी, एमाइड बॉन्ड नहीं बनेगा, ये बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ONH बॉन्ड नहीं बनेगा। एक अल्फा अमीनो अम्ल तथा दूसरा अल्फा अमीनो अम्ल के बीच में सी डबल बॉन्ड ONH बनता है, सी डबल बॉन्ड ONH, ये सी डबल बॉन्ड ONH बॉन्ड बनेगा। यही बॉन्ड एमाइड बॉन्ड होता है, किंतु प्रोटीन की संरचना में इस एमाइड बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड से बनने वाली संरचनाएं पेप्टाइड संरचनाएं कहलाती है। अगर दो अल्फा अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंध से जुड़े हो तो उस संरचना को डाइपेप्टाइड कहते हैं, तीन जुड़े हो ट्राइपेप्टाइड कहते हैं, चार अल्फा अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंध से जुड़े हो तो संरचना को टेट्रापेप्टाइड कहते हैं, पांच जुड़े हो तो पेंटा, छह जुड़े हो तो हेक्सा, सात अगर अल्फा अमीनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बंध से जुड़े हो तो हेप्टापेप्टाइड कहते हैं। 2 से 10 तक होते हैं, उसमें डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा ऑक्टा नोना डेका 10 आ जाते हैं, वो ऑलिगोपेप्टाइड। ऑलिगोपेप्टाइड में 2 से लेकर 10 तक होते हैं। डाइपेप्टाइड भी ऑलिगोपेप्टाइड इज पार्ट है, ट्राई भी ऑलिगोपेप्टाइड है, टेट्रा भी ऑलिगोपेप्टाइड है, डेका भी ऑलिगोपेप्टाइड ही है। पॉलीपेप्टाइड का मतलब होता है 10 से लेकर 100 तक के अल्फा अमीनो अम्ल परस्पर जुड़ते हैं तो बनने वाली संरचना पॉलीपेप्टाइड संरचना कहलाती है। और पॉलीपेप्टाइड संरचना आगे जाकर के ये पॉलीपेप्टाइड संरचना आपस में अंतर ग्रंथिल होती है, प्रोटीन की संरचना में बताऊंगा आगे, उसमें पॉलीपेप्टाइड संरचनाएं आपस में जुड़ती है जिसमें 100 से 1000 तक अल्फा अमीनो अम्ल भाग लेते हैं और प्रोटीन के जटिल अणु का निर्माण करते हैं। एक बात नोट करना, अल्फा अमीनो अम्ल 20 प्रकार के होते हैं, तो आप कहोगे 100 से 1000 तक, अरे उनका रिपीटेशन होता है, बार बार आता है, कोई जरूरी नहीं है एलेनिन एक बार ही आएगा, कोई जरूरी नहीं ग्लाइसिन एक बार ही जाएगा, कोई जरूरी नहीं ग्लूटामिक अम्ल एक बार ही जाएगा, उनका रिपीटेशन होता है, एक अनुक्रम में, एक क्रम में, एक सिस्टम में वो अल्फा अमीनो अम्ल रिपीट होते हैं संख्या में खूब सारे, जैसे एलानिन 20 बार आ गया, ग्लाइसिन 50 बार आ गए, यूं करके कुल संख्या में 100 से हजारों तक चले जाते हैं अल्फा अमीनो अम्ल, जिससे प्रोटीन के अणु का निर्माण होता है, प्रोटीन के अणु का निर्माण होता है। यह मैंने आपके सामने बात रखी है पेप्टाइड बंध और पेप्टाइड संरचनाएं। पेप्टाइड बंध एमाइड बंध है और उससे बनने वाली संरचनाएं पेप्टाइड संरचनाएं हैं, 3 प्रकार की, ओलिगोपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन का। इसके बाद में प्रोटीन का एक टॉपिक आता है, प्रोटीन का विकृतीकरण, उसको पहले नहीं लेते, पहले लेते प्रोटीन की संरचना। बस लास्ट है प्रोटीन की संरचना और प्रोटीन का विकृतीकरण, ये 2 ही टॉपिक प्रोटीन में बचे हैं, उसके बाद प्रोटीन कंप्लीट हो जाएगा। प्रोटीन की संरचना, अब आप कहोगे सिर्फ प्रोटीन संरचना के आधार आपने प्रोटीन 2 प्रकार के बताए थे, रेखीय संरचना हो रेखीय प्रोटीन और वर्तुल संरचना हो गोलाकार प्रोटीन, वो तो संरचना के आधार पर प्रोटीन के प्रकार है। अब प्रोटीन की इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होती है, प्रोटीन बनता कैसे है। प्रोटीन की संरचना में 4 बिंदु होते हैं। पहला है प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना। दूसरा है प्रोटीन की द्वितीयक संरचना। तीसरा है प्रोटीन की तृतीयक संरचना और चौथा है प्रोटीन की चतुर्थ संरचना। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना सजीवों के जैविक क्रियाओं में बड़ा महत्व रखती है। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना में अपने को यह समझना है कि कोई भी प्रोटीन, जैसे हीमोग्लोबिन का प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन का प्रोटीन है, मायोसिन का प्रोटीन है, केरेटिन का प्रोटीन है,
इंसुलिन का प्रोटीन है और आपके न्यूक्लियोप्रोटीन है। ये सारे प्रोटीन होते हैं, तो सब प्रोटीन का स्ट्रक्चर एक जैसा थोड़ा ही होता है, कैसीन दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है। तो ये प्रोटीन जो होते हैं, उन प्रोटीनों में अल्फा एमिनो अम्लों का एक अनुक्रम होता है, सिस्टम होता है। ये सिस्टम से जुड़ते हैं, विदाउट सिस्टम नहीं जुड़ते। एमिनो अम्लों का एक अनुक्रम होता है। एक एग्जांपल इसी में आता है, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना की अपन बात करें तो प्रोटीन की प्राथमिक संरचना में अल्फा एमिनो अम्लों का एक अनुक्रम होता है, एक कंटिन्यूटी होती है। उस कंटिन्यूटी के टूटने पर विकृति प्रोटीन में उत्पन्न हो जाती है। प्रोटीन में विकृति उत्पन्न हो जाती है प्रोटीन की प्राथमिक संरचना के बदल जाने से। इसको सबको विस्तार करूंगा मैं। प्रोटीन की जो द्वितीय संरचना होती है, इसमें जो पेप्टाइड संरचनाएं बनती है एमिनो अम्लों की, उसके बीच में हाइड्रोजन बंध या प्रबल रासायनिक बंध बनते हैं, जिसके कारण ये संरचना जटिल होती है। प्रोटीन की द्वितीयक संरचना भी दो प्रकार की होती है। एक होती है अल्फा हेलिक्स संरचना, अल्फा हेलिक्स संरचना, अल्फा हेलिक्स संरचना, अल्फा हेलिक्स संरचना। दूसरी होती है बीटा प्लीटेड संरचना, प्लीटेड संरचना। ये बीटा हेलिक्स संरचना मुड़े हुए रिबन जैसी होती है, मुड़े हुए रिबन जैसे। आजकल रिबन का उपयोग नहीं होता है, आपको पता कि रिबन का मतलब होता है रूबीन, मारवाड़ी बोलते हैं। पहले के समय में लड़कियां और औरतें चोटी में बांधती थी वो रिबन, पट्टी एक कपड़े की। और बीटा प्लीटेड संरचना यानी इसको लहरियादार संरचना भी कहते हैं, लहरियादार संरचना, लहरियादार संरचना। इसको सीट संरचना भी कहते हैं, सीट, सीट, बैग सीट, सीट संरचना। ये खींचे हुए चद्दर जैसी संरचना होती है, चद्दर, खींची हुई चद्दर, खींची हुई चद्दर के समान संरचना। ये दो प्रकार की होती है। और प्रोटीन की द्वितीयक संरचनाएं आपस में मिलकर के प्रोटीन की तृतीयक संरचना बनाती है, और तृतीयक संरचनाएं आपस में अंतर्ग्रंथिल होकर प्रोटीन की चतुर्थ संरचना बनाती है। इस प्रकार से प्रोटीन की चार संरचनाएं होती है। कल मैं इसका विस्तार करूंगा, अल्फा हेलिक्स भी बताऊंगा, बीटा प्लीटेड संरचनाएं बताऊंगा, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना जिसमें अल्फा एमिनो अम्लों का अनुक्रम होता है। अल्फा एमिनो अम्ल एक कंटिन्यूटी में जुड़े होते हैं, एक उनका क्रम अनुक्रम होता है। उस क्रम के बिगड़ जाने से प्रोटीन में विकृति आ जाती है, प्रोटीन जैविक क्रियाओं में बदलाव ले आता है और विकार उत्पन्न हो जाता है। प्रोटीन की द्वितीयक संरचना भी अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड संरचनाएं होती है, ये भी जैविक क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण होती है। फिर तृतीयक संरचना और चतुर्थ संरचना। कल अगले वीडियो के अंदर अपन इसका विस्तार करेंगे और कल प्रोटीन को समाप्त कर देंगे। थैंक यू।